42 साल की विधवा पुलिस वाली थी जिसने एक बुजुर्ग जो नेता था उसके साथ शादी कर ली थी। नेता का नाम होता है राकेश दत्त, जो कि दिल्ली का एक्स मंत्री था। लेकिन दोस्तों, शादी करने के कुछ दिन के बाद ही सुनीता को पता चलता है, जो विधवा महिला पुलिस थी उसको पता चलता है कि इससे ना हो पाएगा कुछ भी। अब यह बात उसके मन में दौड़ रही थी। और फिर दोस्तों, एक रात क्या होता है, पति बाहर चला जाता है तो घर के नौकर को इशारे से वह बुलाती है और फिर यहाँ पर जो होता है पूरी पटकथा लिखी जाती है। दोस्तों, उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरे की घटनाओं से ही हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारा इतना लंबा जीवन नहीं होता है कि हर घटना को हम खुद करके देखेंगे और तब सीखेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। सुनीता नाम की एक महिला पुलिस वाली है, महिला मैडम है, जो कि विधवा है। 42 साल इसकी उम्र हो चुकी है और यह आराम से अपनी ड्यूटी में व्यस्त है और इसके पति की मौत को हुए तकरीबन 3 साल गुजर चुके हैं। दोस्तों, सुनीता नाम की जो महिला पुलिस में लगी हुई है वो शादी करती है आज से 6 महीने पहले राकेश दत्त से, जो कि दिल्ली में एक्स मंत्री रह चुके हैं और उम्र इनकी है 48 साल। तो दोनों की उम्र में ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 6 साल का फर्क है। तो 6 और 5 साल का तो पति पत्नी के उम्र के अंदर रहा आता है। तो अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, किस तरह से इन दोनों ने शादी की। सुनीता जो कि राकेश के भतीजे को गिरफ्तार कर लेती है, जो कि अपने दोस्त के साथ जिसने झगड़ा किया था। 2 दोस्तों का झगड़ा होता है तो सुनीता उस राकेश के भतीजे को और उस भतीजे के दोस्त को, दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाते हैं। और उसके बाद जो राकेश होता है, जो कि एक्स मंत्री है, वह अपने भतीजे को छुड़वाने के लिए उस पुलिस थाने में जाता है और वहां जाकर के जब अपनी कार्रवाई करने लगता है, कागजी कार्रवाई, तो वहीं पर देखता है कि उस थाने के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत महिला है, महिला लेडी जो पुलिस वाली है, और अब वह बहुत अच्छी तरह से बात कर रही थी। अब यहाँ पर उससे बातचीत होने लगती हैं और फिर ये जो मंत्री होते हैं राकेश दत्त, यह कहते हैं कि आप की कैसी लाइफ कट रही है, कैसे हो, क्या हाल चाल है। लेकिन इतने में ही जो महिला पुलिस वाली होती है वह कह उठती है कि लाइफ क्या कटेगी, पति की मृत्यु हो चुकी है, विधवा हूँ, रंडापा काट रही हूँ। इस तरह की बात जब वह कहती है तो अब जो यह राकेश दत्त जो एक्स मंत्री होता है, एकदम से इसके मन में विचार आ जाता है कि यार 5 साल पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु के बाद बस जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद वह भी बताता है कि 5 साल पहले मेरी पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है। अब तो यहाँ पर ये दोनों इतनी बातें करते हैं कि दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर ले लेते हैं और दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों, यह राकेश दत्त अपने भतीजे को छुड़ाने के बाद घर ले जाता है और अब शाम को वह इंतज़ार करता है कि मैं कब उस महिला पुलिस वाली से बात करूंगा, सुनीता से, जो विधवा है। और उसके बाद शाम होती है तो वह महिला पुलिस वाली सुनीता के पास फ़ोन मिला देता है। सुनीता भी उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, ड्यूटी ख़त्म करके आराम से रेस्ट कर रही थी। वह भी उससे बातचीत करने लगती है और इनकी बात तकरीबन 1 घंटे तक चलती है। और अब तो दोस्तों यह सिलसिला रोज़ रोज़ का हो चुका था। रोज़ रोज़ ये दोनों एक दूसरे के पास फ़ोन मिलाया करते और घंटों घंटों तक दोनों एक दूसरे से बातचीत किया करते। इसी तरह से बातों ही बातों में अब ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने की प्लानिंग कर लेते हैं। कहते हैं कि तू भी अकेला, मैं भी अकेली, क्यों ना हम दुकेले बन जाएं या मिल जाएं आपस में। अब तो दोनों शादी की प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो आदमी था, ये राकेश दत्त जो मंत्री था, इसके बच्चे विदेश में जा चुके थे, 2 लड़के थे और विदेश में ही अपना नौकरी वगैरह कर रहे थे। अब ये दोनों शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद सुनीता दुल्हन बन करके अपने पति राकेश दत्त के घर पर जाती है, क्योंकि सुनीता का कोई नहीं था, सुनीता अकेली थी। राकेश दत्त भी अकेला ही था, उसके बच्चे तो विदेश में पढ़ा करते थे। अब ये दोनों पति पत्नी अकेले थे और आराम से ये रहने लगते हैं। शुरुआत में तो इन दोनों को ऐसा लगता है कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लेकिन दोस्तों बाद में बहुत बड़ा कांड यहाँ पर होने वाला था। जो मंत्री था राकेश दत्त, इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, बहुत सारे बंगले थे, प्लॉट वगैरह थी,
थी और बहुत सारी प्रॉपर्टी का यह मालिक था, करोड़ों की संपत्ति इसके पास थी। अब जो सुनीता और राकेश हैं दोनों प्यार से तो रह रहे थे। अब यह एक दिन अपने घर के लॉन में बैठे हुए थे, तभी इनके पास एक 18 साल का लड़का जिसका नाम शंकर होता है वह आता है। ये पूछते भाई क्यों आया है? वह कहता है साहब मुझे नौकरी चाहिए और पड़ोसियों ने बताया कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है और मुझे यहाँ पर नौकरी दे दीजिए आप, और मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझूंगा। अब जो मंत्री होता है राकेश दत्त वह अपनी पत्नी सुनीता की तरफ देखता है कि बताओ क्या करें। सुनीता कहती है कि रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी कर लेगा, यहाँ पर काम धंधा कर लेगा, मुझसे हो भी नहीं पाता है, भले ही हम दो लोग हैं लेकिन काम धंधा कर लेगा ये। तो उस नौकर को रख लिया जाता है जो कि 18 साल का, जिसका नाम होता है शंकर। उसके बाद शंकर उस घर में सारा काम धंधा निपटाया करता, यहाँ तक कि पेड़ों को पानी देना और फिर घर का काम जैसे बर्तन वगैरह, खाना बनाना, झाड़ू पोछा सब कुछ वह करने लगता है और वह परमानेंट नौकरी पर इन्होंने रखा हुआ था। अब समय गुजरता है धीरे धीरे, कुछ और समय गुजरने के बाद अब गुजर जाते हैं शादी के 6 महीने। शादी के 6 महीने गुजर जाते हैं। अब जो उसका पति होता है, सुनीता का पति राकेश, अब वह ज़्यादा इंटरेस्ट सुनीता के अंदर लेता नहीं है, ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहा करता, कई बार तो 2-2 दिन तक घर पर नहीं आया करता। सुनीता अकेली तनहा उसका इंतज़ार किया करती कि यार मैंने तो शादी शारीरिक सुख पाने के लिए की थी और यह तो मैं अभी भी ऐसे ही हूँ जैसे विधवा हूँ, यह तो 2-2 दिन तक आता ही नहीं है। इस तरह का उसके मन में विचार बना करते, लेकिन अब करती भी तो करती क्या, अपना समय वह भी गुजार रही थी। अब एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो सुनीता होती है उसके मन में पता नहीं क्या आता है। उसका पति था वह रात को आने वाला था नहीं, दूसरे दिन आने वाला था और वह दूसरे दिन आ भी जाता तो सुनीता को पता था वह इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है, उससे हो नहीं पा रहा है। अब तो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा सुनीता नाराज़ सी रहने लगती है। उसको लगता है कि अब ये परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं कर पा रहा है और अब यहाँ पर कैसे काम होगा। अब एक रात की बात है, उसका पति घर से बाहर गया हुआ था, वह आज आने वाला नहीं था रात के समय, वह कल आने वाला था। तो सुनीता अपने बेडरूम में थी और जो नौकर था वह अपना काम धंधा कर रहा था घर के अंदर। तभी सुनीता नौकर की तरफ देख करके उसको कमरे के अंदर बुलाती है कि इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। और नौकर उस कमरे के अंदर चला जाता है और उसके बाद दोस्तों आपको पता है क्या काम उसको हो सकता है रात के समय में। और फिर यहाँ पर वही काम चालू होता है जो यहाँ पर जैसे सिस्टम जैसे आधार बन रहे थे, रात भर वही काम। और जो नौकर की परफॉर्मेंस होती है बड़ी अच्छी लगती है सुनीता को, बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद अब तो यह सिलसिला रोज़ रोज़ का सा होने लगा था। एक दिन की बात होती है, एक दिन फिर से मंत्री बाहर था और सुनीता नौकर को अपने कमरे में जैसे बुलाती है तो उससे कहती है कि तुम्हें अपने मालिक को मारना पड़ेगा, उसके लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूंगी। क्योंकि दोस्तों सुनीता अब नौकर के साथ घर बसाना चाहती थी। उसकी प्लानिंग ये थी कि इस घर के अंदर से अगर मैं पति को छोड़कर जाऊं, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल निल है, तो इसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे वो मुझे मिलेगी नहीं। तो वह सोचती थी कि अगर किसी तरह से पति रास्ते से हट जाए तो इसकी प्रॉपर्टी जो भी नाम है वो मेरे नाम आएगी और फिर मैं इसकी प्रॉपर्टी पर मज़े से ऐश करूंगी और घर में नौकर लगा हुआ है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो यह सारी प्लानिंग उसकी थी दोस्तों। वह कह देती है कि 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दूंगी और तुम अपने मालिक को रास्ते से हटा दो। लेकिन नौकर भी बहुत चालाक था, एकदम से बोलता है मैडम मैं काम कर दूंगा लेकिन मुझे 5 नहीं 10 लाख रुपए चाहिए। अब जो सुनीता होती है सोचती है कि यार सारी प्रॉपर्टीज़ की मेरे नाम तो आने वाली ही है और मैं अकेली हूँ, मेरा कोई आगे ना पीछे, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे मेरी जो सैलरी है उसके भी पड़े हुए हैं क्योंकि खर्च ही नहीं हो पाते हैं मुझसे अकेली से। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा बड़ी हवस थी उसको पैसे लेने की, वह कह देती है कि ठीक है 10 लाख रुपए मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके बाद होती है दोस्तों यहाँ पर काली प्लानिंग चालू। काली रातों में काली प्लानिंग यहाँ पर चालू हो जाती है और जो नौकर होता है दिन में बाहर मार्केट में जाता है और नींद की बहुत सारी गोलियाँ अपने जेब में रख कर ले आता है। अब दोस्तों रात होती है, रात को दूसरे दिन जो मालिक होता है राकेश दत्त वह घर पर आता है। घर पर आने के बाद उसके सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन उस खाने के अंदर नींद की दवाई मिली हुई थी। खाना राकेश दत्त खाता है और खाने के बाद वह बेडरूम में चला जाता है। लेकिन दोस्तों आज तो वह कुछ मतलब उठ ही नहीं पा रहा था, उसको बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है और गहरी नींद में वो सो जाता है। उसके बाद वहाँ से उसकी पत्नी सुनीता निकलती है
और वह आकर के नौकर की तरफ इशारा करती है कि रास्ता साफ है, कर दो काम तमाम। नौकर अंदर जाता है और गमछे से उसका गला घोंटकर काम तमाम कर देता है। उसके बाद सुनीता कहती है कि डेड बॉडी को तुम ठिकाने लगाओ जल्दी से। वह बोरे में भरता है और नौकर गाड़ी चला लिया करता था और बोरे में डेड बॉडी को भर करके उस गाड़ी में रख करके और वह पहुंच जाता है एक नहर के किनारे। और दोस्तों रात का समय था, ज़्यादा रात भी नहीं थी, 9-10 बजे ही थे। तो 9-10 बजे नहर के किनारे पर वह बोरे को गाड़ी में से घसीटने लगता है और नहर में बस फेंकने ही वाला था। इतने में ही दोस्तों वहाँ पर 5 लोग पार्टी कर रहे थे। कुछ लोग नहर के किनारे या फिर खेतों में शाम को पार्टी करते हैं ना, उस तरह की पार्टी वो लोग कर रहे थे, शराब पी रहे थे। उनको शक हो जाता है कि ये क्या मामला चल रहा है। वह तुरंत जाते हैं, उस नौकर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या है इस बोरे के अंदर। नौकर घबरा जाता है। इतने में वह लोग बोरे को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर शव था इस राकेश दत्त एक्स मंत्री का। तुरंत वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस आती है दोस्तों, आकर के उस शव को कब्जे में लेती है और नौकर को कब्जे में लेती है और पूछताछ करती है। तो एकदम से बोल पड़ता है कि साहब मैंने अपने आप कुछ नहीं किया है, मुझसे यह काम करवाया गया है 10 लाख रुपए देकर। मेरी मालकिन ने करवाया है, उसी ने अपने पति की हत्या करवाई है। उसके बाद दोस्तों इन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसकी मालकिन सुनीता को भी अरेस्ट किया जाता है और इस नौकर जिसका नाम होता है शंकर, इसको भी अरेस्ट किया जाता है। और उसके बाद इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, यानी कि जो केस वगैरह होता है वो चलता है कोर्ट में। और 6 अगस्त 1998 को, यानी कि 6 अगस्त 1998 को इन दोनों को उम्र कैद की सज़ा कोर्ट के द्वारा सुनाई जाती है और यह फिलहाल जेल के अंदर हैं। अब दोस्तों यहाँ पर यह दोनों ने, जो लड़की थी काफ़ी पैसा खुद कमा रही थी सरकारी नौकरी से और काफ़ी पैसा पति की प्रॉपर्टी भी उसकी ही थी, लेकिन पति परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसको लगा कि इसको हटा देती हूँ और फिर अपनी मर्जी से जीऊँगी और इसकी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार रखूँगी। इस तरह से दोस्तों लालच, हवस और वासना, अगर ये 3 चीज़ अगर इंसान के अंदर में जाग जाए तो उस इंसान का पतन होना निश्चित होता है और वह इंसान दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर सुनीता के मन में लालच, हवस और वासना ये जाग चुकी थी तीनों चीज़, और ये तीनों चीज़ बहुत ख़राब होती हैं। जिसके अंदर ये जाग जाएं समझो उसका पतन निश्चित है। और इसने अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। अरे क्या ज़रूरत थी, वो चलो ठीक है परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, अगर 48 साल का था, नहीं दे पा रहा था अच्छी तरह से, एवरेज नहीं दे पा रहा था, तो वो अपना आप चुपचाप रहती या फिर बाहर कहीं कहते हैं ना मुंह काला करवा लेती। लेकिन पति को मारने की क्या ज़रूरत थी? या फिर अगर उसको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही थी तो उससे तलाक ले लेती। तलाक में भी बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं, वहाँ पर उसका लालच भी पूरा हो जाता और उस इंसान की जान भी नहीं जाती। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे मौके आते हैं जीवन के अंदर जब इंसान की आंखें मूंद जाती हैं, उसको यह पता नहीं होता है कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, कर क्या रही हूँ, और ऐसे ऐसे कारनामे वह लोग कर बैठते हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो जुर्म होते हैं ना, और जुर्म करने वाले होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे इस काम का किसी को पता चलेगा ही नहीं, मैं चुपचाप करके टक से निकल जाऊंगा, किसी को क्या पता किसने किया होगा। ये उनके मन में भावना होती है और तभी वो इतने भयंकर हत्याकांड या जुर्म को अंजाम देते हैं। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, अंततः वो पकड़े भी जाते हैं और फिर पकड़े जाने के बाद उनको पछतावा होता है कि इससे अच्छा तो जैसे थे ऐसे ही रह लेते, अब तो जीवन भर जेल में गुजरेगा। अब इन दोनों का जीवन जब जेल में गुजरेगा, पूरी ज़िंदगी वहाँ पर रहेंगे, तो दोस्तों इनकी अकल ठिकाने तो आ ही जाएगी। और इससे तो अच्छा था यहाँ पर आराम से हंसी खुशी रहते। तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों दूसरों की घटना से ही सीखना चाहिए हमें। इनके साथ लालच, वासना और हवस के चक्कर में इन्होंने ऐसा कांड कर दिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो हमें भी इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए कि कभी जीवन के अंदर हवस, वासना और लालच ना आने पाए। जीवन को शुद्धता से, सात्विकता से जियो, क्या फ़र्क पड़ता है। लालच में वशीभूत होकर दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना कर लेना, कितने दिन वो प्रॉपर्टी रहेगी? आखिरकार वो इंसान भी तो मरेगा जो लालची है, और वो प्रॉपर्टी फिर दूसरे भुगतेंगे, बरतेंगे और दूसरे लोग उस प्रॉपर्टी पर राज करेंगे। तो इतना वो एक कहावत है, भगवान इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करती हैं अगर इन 2 लाइनों पर कोई गौर करे तो। दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं पंकज कुमार,
जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और कह रहे हैं सुदेश भाई आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी को मैं भी दिवाली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी हैं। आप सभी हमेशा खुश रहें और अपने त्यौहार को अच्छी तरह से मनाएं खुशी से। दिवाली जो कि साल भर का त्यौहार होता है, प्यार से सौहार्द से अपने त्यौहार को मनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। उसके बाद हमारे साथ हैं मोहम्मद कलमुद्दीन, जो कि वीडियो कहते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगता है और मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आदेश कोहली हमारे भाई कमेंट करते हैं फिरोजाबाद से, राम राम जी, राम राम आदेश भाई, और लगातार बने रहा करें। दिलीप राजपूत जिला खंडवा गोकुल गांव से हैं भाई साहब, राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हरिंदर चौहान कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद मुजाहिद कमेंट करते हैं सुदेश सर मैं आपका सब वीडियो देखता हूं और मेरा भी नाम लीजिए जी, बिल्कुल। और लुधियाना पंजाब से हैं ये भी। उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, और शाहदाब हसन हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद साहबुद्दीन मियाँ कमेंट करते हैं, कुमार विमल कमेंट करते हैं, और दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यूपी पनियारा महराजगंज से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। रफ़ीक खान कमेंट करते हैं, सोनू कुमार कमेंट करते हैं, और सुंदरलाल अहिरवार कमेंट करते हैं हैप्पी दिवाली सर। आपको भी हैप्पी दिवाली सुंदरलाल जी। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे भाई लगातार वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी कमेंट करते हैं, जो कि गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से हैं। और उसके बाद हमारे साथ दोबारा से साहब सिंह हैं। फिर उसके बाद दर्शन सिंह कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ सोनू सोहाना कमेंट करते हैं, और मोहर्राम अंसारी वेरी नाइस हिस्ट्री नागपुर से मोहर्राम अंसारी। उसके बाद सुदेश भाई गुड मॉर्निंग मधुबनी बिहार गांव घोरबंकी थाना बसोपट्टी से हैं, और मोहम्मद जुनेद जो कि कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ A to Z कॉमेडी शायद धीरज बनवाल हमारे भाई, उनकी आईडी है, जो कि फेसबुक पर भी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ छगन दास खारडा बांध राजस्थान से हैं, राम थापा नेपाल से हैं। सर क्या करें, पेट के लिए छोड़ना पड़ता है, अगर पत्नी को प्यार हो तो कुछ नहीं होता जी, बिल्कुल। उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई कहते हैं कि जो कॉमिक लाइन होती है वीडियो में से वो निकाल कर करते हैं, कहते हैं कि उस समय जवानी में जोश होता है जी, बिल्कुल जी। शादी के तुरंत बाद जवानी में जोश होता है, छोड़कर नहीं जाना चाहिए पत्नियों को, ये मैंने कहा था पिछले वीडियो में। उसके बाद पंकज कुमार दोबारा से हैं, आदेश कोहली दोबारा से हैं, और कुछ भाई हमारे जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हमारे साथ हैं सत्यनारायण की, जो कि हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भगवान दास आपकी कहानी अच्छी लगती है सर, MP सीधी से हूँ। और उसके बाद साहब सिंह जो कि जिला बिजनौर से हैं। अजय देवनाथ समाधान पाटिल भाई साहब बहुत दिनों से कहानी कमा रही जी, बिल्कुल कोशिश करूंगा ज़्यादा लाऊं। अमित पटेल हमारे भाई बिहार के बेलवा से मोतिहारी जिले से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं अशोक आदिवासी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। पंकज कुमार जो कि यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी दोनों जगह हमारे वीडियोस को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नेमी चंद यादव RSS बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, राधे राधे। नेमी चंद यादव मैनपुरी उत्तर प्रदेश, कभी कभी मेरा भी नाम ले लिया करो जी, बिल्कुल आपका नाम ज़रूर लूँगा नेमी जी, आप लगातार कमेंट किया करें तो मैं लगातार आपका नाम लेता रहूँगा। भीमदत्त जोशी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। बाबर खान कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, और शिवराज भैरवा कमेंट करते हैं, राम गोसाई कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। और समिंदर सिंह हमारे भाई कहते हैं मेरा नाम समिंदर सिंह काका मुकत्सर पंजाब में अपने नाम का इंतज़ार करता रहता हूं जी, बिल्कुल समिंदर जी आपका नाम लिया है। नई वीडियो पर आप अपना नाम लिखा करें, कमेंट किया करें तो आपका नाम रोज़ आ जाएगा। पुरानी वीडियो पर कमेंट करते हैं तो वहाँ से ले नहीं पाता हूँ मैं। उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। मंगसा पद्मा जीपू कमेंट करते हैं, और उसके बाद दशरथ गुजर कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। कृष्णपाल साहू कमेंट करते हैं। अशोक कुमार कमेंट करते हैं। शिव शंकर विश्वकर्मा कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब का। और जॉनी पंडित कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुरेंद्र राय कमेंट करते हैं। समिंदर सिंह दोबारा से हैं। और राज बहादुर गौतम ज्ञानी मंडल कमेंट करते हैं। जयरोम इक्का कमेंट करते हैं। और मुनमुन श्रीवास्तव जो कि बिहार 28 से हैं, राम राम जी। और रविंद्र भदौरिया कमेंट करते हैं। मोहन जैन कमेंट करते हैं। जिन भाई का नाम रह गया उन भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।